हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देखने में सुनने में काफ़ी आसान लगने वाला है, बट इसका कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डूडस सर क्यों लगता है। हम लोग जानते तो हैं कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डूडस लगता है, बट सर क्यों लगता है, इसका थोड़ा कंसेप्ट हमको बता दीजिए। क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में इज भी लगा सकते थे, हैव भी लगा सकते थे, सर डूडस क्यों लगता है। तो आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। हम लोग आज इस टॉपिक में ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में डूडस को हम लोग क्यों लगाते हैं। लगता तो सबको पता है, बट क्यों लगता है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट हिंदी में हम लोग उसको सामान्य वर्तमान बोलते हैं, है ना। तो सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो ये हमारे पास सेंटेंस आ गया, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। निश्चित तौर पे जिसके सेंटेंस के अंत में ता है ती आ जाता है वो हम लोग उसको क्या मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट मानते हैं। मतलब वो सारा वाक्य जिसका अंत ता है ती से है वो सिंपल प्रेजेंट है। तो निश्चित तौर पे ये सिंपल प्रेजेंट है। और जहाँ तक प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के लिए ग्रामर ने दो वर्ब को बनाया है, एक V1 और एक V5। आगे सब्जेक्ट आता और पीछे ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव रूल है। सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव रूल। अब जहाँ तक V1 V5 की बात है तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजी में आई वी यू दे जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, जिसको हम लोग V1 देते हैं, और ही सीट नाउन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। इस टॉपिक को मैंने पहले पढ़ाया है, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। आज का हम लोग का टॉपिक है कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डूडस क्यों लगता है। तो हम लोग ज़्यादा फोकस वहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, निश्चित तौर पे आई जो है अपने साथ क्या लेने वाला है, V1 लेने वाला है। अगर ये ही सी इतना होता तो यहाँ क्या लगता है, V5 लगता। तो यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, SPEAK स्पीक इंग्लिश। चलो ये सेंटेंस तो बन चुका है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई V1 स्पीक ऑब्जेक्ट इंग्लिश, है ना। अगर यहाँ सेंटेंस ही होता तो ही के साथ हम लोग स्पीक्स लगाते। अब सवाल इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। तो ये पहला एफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। जो सेकंड वाक्य वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ स्पीक है बस नॉट लगा दो, काम खत्म, आई स्पीक नॉट इंग्लिश। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबको पता होगा कि हम लोग नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डूडस लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं ये समझना है। तो पहले हमको ये बताओ कि ऊपर का सब्जेक्ट जो मैं है और नीचे का जो मैं है उसमें अंतर क्या है, पहले ये समझना है। दोनों मैं में डिफरेंस क्या है। आप ध्यान से देखो, ऊपर का मैं और नीचे के मैं में डिफरेंस क्या है। ऊपर का जो सब्जेक्ट है वो काम करता है, वो क्या है, काम को करता है। यहां जो सब्जेक्ट है वो डूअर सब्जेक्ट है, जबकि जो नीचे का सब्जेक्ट है वो काम नहीं करता है। एक डूअर है और दूसरा नॉट डूअर है। दो सब्जेक्ट हैं, एक डूअर और दूसरा नॉट डूअर। ध्यान से सुनना है, हम डूअर बोल रहे हैं ना, कुछ और आपको नहीं सुनना है ना। ये डूअर है, ठीक है। तो आई और दूसरी जगह पे भी आई ही है, दोनों जगह मैं ही है। और जहां तक मैं की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक डूअर है, दूसरा क्या है, नॉट डूअर है। अब बच्चे हमसे पूछते सर डूअर और नॉट डूअर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जो काम करता है वो डूअर है, जो काम नहीं करता है वो नॉट डूअर है। और निश्चित तौर पे हम लोग का दायित्व क्या बनता है, मान लो एक इंसान नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो भाई इसको थोड़ी जॉब देना है दोबारा, वो तो कर ही रहा है। जो बेरोजगार है उसको हम लोग को हेल्प करना है। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक में व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरे में व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। तो मुझे हेल्प किसको करना है, जहां पर सब्जेक्ट नॉट डूअर है।
जहां पर सब्जेक्ट क्या है, नॉट डूअर, जहां व्यक्ति काम नहीं करता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग को पहले वाक्यों में हेल्प नहीं करना है, हम लोग को हेल्प कहां करना है, दूसरे वाक्य में, क्योंकि सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो नहीं करने वाले को हम लोग को हेल्प करना है। और जहां तक हेल्प करने की बात है, तो अंग्रेजी में हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका नाम ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो भाई हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, उनका काम है लोगों की हेल्प करना, और उन लोगों की हेल्प करना जो काम को नहीं करते हैं। जैसे यहां पर मैं काम कर रहा है, यहां का मैं काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप इसको हेल्प करोगे, और हेल्प करने वाले वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब जहां तक हेल्पिंग वर्ब्स की बात है, अंग्रेजी में 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन देख लो, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, उसके बाद do, does और did। तो ये हमारे पास 11 हेल्पिंग वर्ब हैं। और निश्चित तौर पे अगर हम लोग बात करें तो ऊपर का मैं काम कर रहा है और नीचे का मैं काम नहीं कर रहा है। हमारा दायित्व तो क्या है, हम लोग नीचे की मैं को हेल्प करें, हेल्प करना है, ठीक है। तो अब नीचे का मैं जो है वो हेल्प लेगा, भीख थोड़ी लेगा। अब भीख और हेल्प में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। देखो भीख का मतलब क्या होता है, आपको जिससे मन उससे मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हेल्प क्या होता है, जो आप अपने लोगों से लें। तो निश्चित तौर पे ये मैं काम नहीं कर रहा है, बट इसको भीख थोड़ी चाहिए, इसको हेल्प चाहिए, और हेल्प वो अपने लोगों से लेगा, पराये लोगों से नहीं लेगा। यहां देखना क्या है, ईजेमार, मैंने बताया था ईजेमार ग्रामर के पांडव हैं, और इस पांडव की द्रौपदी कौन है, तो V4 है। मतलब साफ है कि टेंस में अगर ईजेमार वाजवेर किसी के लिए जाएगा तो वो वर्फोर के लिए जाएगा। तो यहां पर वर्फोर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट में वर्फोर का कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मैं है, इज, एम, आर, वाज, वर्ड से हेल्प लेने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अपने लोग नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं हैव और हैज और हैड का, हैव, हैज और हैड का, है ना। तो हैव, हैज, हैड की अगर हम लोग बात करें तो हैव, हैज, हैड हमेशा परफेक्शन के लिए आता है, V3 के लिए आता है। मतलब अगर V3 आएगा तो हम लोग हैव, हैज, हैड को लेते हैं। तो निश्चित तौर पे V3 के लिए हैव, हैज, हैड बना है। यहाँ V3 का कंसेप्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो निश्चित तौर पे ये जो मैं है, हैव, हैज, हैड से हेल्प लेने वाला नहीं है। बचा कौन, डू, डज, डिड। निश्चित तौर पे डिड जो है वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो बचा क्या, डू और डज। चलो डू डज की इंक्वायरी कर लेते भाई, ये लोग है कौन। तो अगर हम लोग डू डज की बात करें तो V1, V2, V3, V4 और वर्ब 5 में डू क्या होता है, V1 होता है, इसी का V2 डिड, वर्ब 3 डन, V4 डूइंग, और वर्ब 5 क्या होता है, डज होता है ना। तो ध्यान देना है, यहां पर डू, डिड, डन, और यहां पर क्या है, डूइंग, एंड देन है डज। तो अब सवाल क्या है कि ये जो डू है और ये डज है, ये है क्या है। देख लो डू क्या है बताओ, V1 है। डज क्या है, देख लो ये क्या है, V5 है। निश्चित तौर पे जो हमें चाहिए V1 और V5, उसी का स्वरूप डू और डज है। डू क्या होता है बताओ, V1 होता है, और डज क्या होता है, V5 होता है। तो निश्चित तौर पे इस V1 और V5 से डू डज का चेहरा निश्चित तौर पे मिल रहा है। डू V1, डज V5, निश्चित तौर पे ये लग रहे हैं कि भाई ये लोग आपस के रिलेटिव्स हैं। तो यही कारण है कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में हम लोग डू डज का ही हेल्प लेते हैं, क्योंकि डू डज जो है वो V1, V5 से कहीं ना कहीं मैच करता है। बाकी इजेम और वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड दूसरे वर्ब के लिए बने होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका नेगेटिव बनाने वाले हैं। सब्जेक्ट V1 की जगह क्या ले लेंगे, डू, और वर्ब 5 की जगह क्या लेने वाले हैं, डज। नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉट। अब बच्चे यहां पूछते सर डज लगने के बाद यहां क्या यूज होगा, V1 होगा या V5 होगा। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि डज लगने के बाद V1 होता है या V5 होता है। तो अभी मान लो एक सेंटेंस है, वह जाता है, वह जाता है। तो निश्चित तौर पे मैंने बताया ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, V5 लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वह जाता है, ही गोज, ही गोज। लेकिन मान लो सेंटेंस नेगेटिव है, वह नहीं जाता है। सेंटेंस नेगेटिव ले लो, वह नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पे ही लगाएंगे हम लोग,
और जैसे ही डू लगाए तो मैंने क्या बताया, ही सीट ना उनको V5 देना है, तो डू नहीं लगा के हम लोग को ये ES इससे ले लेना है और ये क्या हो जाएगा, डज। ही डज नॉट गो, मतलब साफ है डज लगने के बाद ये जो V5 है गोज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, V1 में। मतलब साफ है कि डज लगेगा तो आपको V5 नहीं लगाना है, क्या लगाना है, V1 लगाना है। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, अगर हम लोग चाहें तो इसका ES हटा के इसको क्यों नहीं दे सकते हैं। कुछ बच्चे ने कहा सर दोनों जगह लगा देते हैं, तो भाई दोनों जगह तो लगाना नहीं, ये समझ लो, आपको या फिर गोद में लगाना है या फिर डू में लगाना है। मतलब आप डू को ES दो या गो को ES दो, दोनों जगह तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सवाल क्या है कि सर हम लोग गो में ES दें या डू में ES दें। निश्चित तौर पे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रिंसिपल से बड़ा होता है। अब बोलो सर कैसे बड़ा होता है, निश्चित तौर पे देखो ये पहले आया तो ये बड़ा है, आपके माँ बाप का जन्म आपसे पहले हुआ तो आपसे वो सीनियर है ना। तो डू जो है वो सीनियर हेल्पिंग वर्ब होता है, गो जो है वो जूनियर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब हमको एक सवाल का जवाब दो, मान लो एक घर है, उस घर में दो लोग रहते हैं, फादर और सन, ठीक है। अगर मान लो फादर सन रह रहे हैं तो चाबी तो फादर के पास ही रहेगी, लेकिन किसी काम से अगर फादर को कहीं जाना पड़े तो क्या करेंगे, वो घर में लॉक करके बेटा को बोलेंगे जाओ रोड पे रहो, चाबी देंगे ना। तो निश्चित तौर पे जब फादर नहीं होंगे तो चाबी बेटा को मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो फादर गांव से वापस आ जाए तो बेटा ये भी नहीं बोलेगा बाबूजी चाबी नहीं देंगे, ये मेरा है। समझ में आ रहा, यानी हम लोग पावर किसको देते हैं, सीनियर्स को देते हैं। निश्चित तौर पे आपके घर में जब शादी का कार्ड वर्ड कहीं से आता होगा, इनविटेशन कार्ड आता होगा, तो वो आपके नाम से कम आपके पेरेंट्स के नाम से ज़्यादा आता होगा। तो यहीं पर कंसेप्ट चाहिए ES का। ES को मान लो ये घर का एक चाबी है, घर का क्या एक चाबी है। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो प्रिंसिपल वर्ब से सीनियर होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को आप फादर मान लो, प्रिंसिपल को सन मान लो, ये फादर है और ये सन है। तो अब हम मुझे ये बताओ इस वाक्य में कोई हेल्पिंग है, बोलोगे सर नहीं है, इसमें सिर्फ गो है यानी प्रिंसिपल वर्ब है। मतलब इस वाक्य में फादर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो ES किसको मिल जाएगा बताओ, प्रिंसिपल को। जब फादर नहीं है तो चाबी दे दो बेटा को। लेकिन अब मान लो फादर गांव से वापस आ गए हैं, यानी यहां पर फादर है और यहां पर सन है। देखो यहां पर देखो, फादर का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सन का मतलब प्रिंसिपल वर्ब। जो सीनियर होता है वो हेल्पिंग है, जो जूनियर है वो प्रिंसिपल है। तो यहां हेल्पिंग और यहां प्रिंसिपल में हमको देना किसको, ये से इसी पे डाउट है, इसी पे हम लोग का मतलब कंफ्यूजन फंसा पड़ा है। तो अब यहां देखो इस वाक्य को देखो, ही गोज, मैंने क्या बोला, ही गोज, यहां पर कोई हेल्पिंग नहीं है, मतलब फादर नहीं है, तो मजबूरन हमको चाबी किसको देना होगा, ES किसको देना होगा, बेटा को देना होगा। लेकिन जब फादर और सन दोनों सामने हैं, अगर मैंने यहां चाबी बेटे को दे दिया तो ये फादर का इंसल्ट हो जाएगा। तो इस केस से हम लोग ES यहां से लेकर इस डू को दे देते हैं, और जब डू में ES लगता है तो ये डज हो जाता है, और फिर हम लोग गो में ES नहीं लगाते हैं। यानी ES जो है वो सीनियर को ही जानने चाहिए। और कुछ बच्चे बोलते सर बहुत कंफ्यूजन हो गया, सर इससे अच्छा है कि दोनों जगह डू डज लगा दो। दोनों जगह डू डज लगाना, कभी ऐसा मत करना आप लोग। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको डू डज नहीं लगाना है। सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता है, आई डू प्ले नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता इसको समझना। इस वाक्य को देखो, यहां व्यक्ति काम करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो भाई समझना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है ना, कहीं से हम लोग घूमने जा रहे थे। तो हुआ यूं कि एक 35-40 साल की लेडीज़ थी, है ना, और उनको कुछ समस्या था पैर में। तो वो मुझसे बोले कि मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे क्या। ये अभी की बात नहीं, कभी बहुत पहले की बात है, 2007 की बात है। उस समय मैं मतलब नया नया कोचिंग में आया हुआ था, तो बाइक भी नया नया लिया था। तो मुझे लगा चलो भाई लिफ्ट देने में क्या जाता है, ठीक है, हेल्प करने में किसी को मतलब नुकसान नहीं है। तो मैंने उनको लिफ्ट दिया, और आगे तक जब मैंने उन्हें ड्रॉप किया तो उन्होंने काफ़ी खुशी से मुझे आशीर्वाद दिया, बोला कि आप भगवान करो तरक्की कर जाओ, जल्दी आपका मतलब और कोचिंग चलने लगे, ऐसा ऐसा कुछ आशीर्वाद देने लगी। तो जनरली फ्रेंड लोग होते साथ है, लेकिन अंदर से लोग होते बहुत जलनशील हैं। तो मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ में, है ना, उसको भी ऐसा लगा कि भाई क्यों हम भी ऐसा काम करें जिससे हमको भी थोड़ा कुछ अच्छा आशीर्वाद मिल जाए। वो गधा क्या क्या, एक हमको लगता है न्यूली मैरिड थी, 20-22 साल की लेडीज़ होंगी, है ना। वो वहाँ पर गया, बाइक से ब्रेक मारा और बोला कि मैं आपको आगे तक लिफ्ट दे दूँ क्या। तो उसको घुमा के एक थप्पड़ मारी वो। फिर मेरे पास वो आके बोलता है यार बड़ी गजब जमाना आ चुका है,
तुम हेल्प करता है तो बोलती है कि तुम्हारा घर बन जाए, बंगला बन जाए, कोचिंग में तरक्की हो। हम हेल्प करने की इच्छा से गए तो मुझे घुमा के एक चमेटा लगा दी वो। तो बताओ मेरे और तुम्हारे हेल्प में से डिफरेंस क्या है? तो मैंने उसको बताया कि देखो यार, हम किसको हेल्प करने गए? हम उसे हेल्प करने गए जिसने मुझसे हेल्प मांगा, इसलिए मुझे रिटर्न में भी अच्छा आशीर्वाद मिला। और तुम गधा किसको हेल्प करने गया था? जिसको हेल्प करने का जरूरत नहीं था, उसको ऑलरेडी हेल्प करने वाला कोई था। तो निश्चित तौर पे जब उस केस में आप जाओगे तो मार खाना तय है। यही कंसेप्ट आपको यहाँ भी फॉलो करना है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, यहाँ पर मैं काम करता है, इसको मदद नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ जबरदस्ती डूडज लगाओगे तो वही हाल होगा जो मेरा फ्रेंड का हुआ। डूडज कहाँ लगाना है? जहाँ पर व्यक्ति काम नहीं करता। आप देख सकते हो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ भाई, यहाँ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर इसको हेल्प देना है, ऊपर में हेल्प नहीं देना है। यानी माइंड में बैठा लो कि सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में आपको डूडज नहीं देना है, आपको सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डूडज लगाना है। और जब सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डूडज लग जाएगा, यानी डज का इस्तेमाल हो जाएगा, तो दोबारा V5 मत लगाना, क्योंकि आपने चाबी किसको दे दिया है? हेल्पिंग को। अब यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, एकदम आसान है। आई डू नॉट क्या हो जाएगा? स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस ही का होता तो हम लोग को लिखना होता ही डज नॉट। अब यहाँ स्पीक्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीक्स का जो एस है वो डज में जा चुका है, और जब डज में एस जा चुका है तो दोबारा हम लोग V5 का प्रयोग नहीं करेंगे। आसान सा कंसेप्ट है। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डूडज इसलिए लगता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव जो सेंटेंस है वहां कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। इस टॉपिक को आप लोग समझ लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये काम आप मत करना, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ भी डूडज लगा देंगे। वहाँ बिल्कुल डूडज नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर हेल्प करने वाला इज़ेमार है, और जहाँ हेल्प करने वाला होता है वहाँ जबरदस्ती डूडज का प्रयोग नहीं होता है। अगर ऐसा आप करोगे तो वही हाल होगा जो मेरे फ्रेंड का हुआ था। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।